everyone, welcome and welcome back to my channel. So here is my another video lecture for all of you. So the topic we are going to discuss today is Meniere's disease. So let's start with the definition of Meniere's disease. तो Meniere disease एक तरीके का आपका इनर ईयर का डिसऑर्डर होता है जहाँ आपका एंडोलिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो स्वेल कर जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको पेशेंट में वर्टिगो, सेंसोरियल हियरिंग लॉस, टिनिटस और ऑरल फुलनेस के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं पेशेंट में। सो डेफिनेशन क्या है कि जो मेनियर्स डिजीज़ है वो आपका एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें जो आपका इनर ईयर का फ्लूइड बैलेंस होता है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आती है। कब? जब आपका एंडोलिम्फेटिक सैक जो होता है वो उसका मैल एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका इनर ईयर अफेक्ट होता है और ये आपका हियरिंग और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जिन लोगों में मोस्टली मेनियर डिजीज़ होती है उसमें आपको एंडोलिम्फेटिक डक्ट में एक ब्लॉकेज देखने को मिलती है, ठीक है। ये मेनियर डिजीज़ का डायग्रामेटिक है। ये देखिए नॉर्मल एंडोलिम्फ जो है आपके वो नॉर्मल शेप एंड साइज़ में, ठीक है। बट जो मेनियर डिजीज़ है उसमें क्या होता है, ये डिस्टेंडेड हो जाती है, स्वेलन हो जाती है, इसमें जो होता है फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। देन कम्स इंसिडेंस में क्या है कि जो आपका मेल है वो ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद ये यूनिलेटरल होती है यानी कि एक कान में होती है बेसिकली, ठीक है। इसमें वर्टिगो बेसिकली हॉलमार्क होता है, आपको देखने को मिलता है। मेन सिम्टम इसमें वर्टिगो का होता है पेशेंट का, ठीक है। वर्टिगो मीन्स कि पेशेंट जो है उसको वो होगा, उसका बैलेंस जो होगा वो एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। इम्पेयर्ड बैलेंस हो जाता है पेशेंट का। उसके बाद ये 35 to 60 ईयर्स के एज ग्रुप में काफ़ी कॉमन होता है, ठीक है। अबाउट 50,000 to 1 लाख आपके पीपल डेवलप करते हैं मेनियर डिजीज़। उसके बाद 50% जो पेशेंट्स होते हैं जिनको मेनियर डिजीज़ होता है वो उनकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी कि ये भी आपका फैमिली जेनेटिकली कनेक्टेड होता है। कॉजेज़ बेसिकली कॉजेज़ का अननोन है, बाकी ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद एलर्जीज़ की वजह से होता है, ठीक है। एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स की वजह से होता है, या फिर आपका जो इनर ईयर मेम्ब्रेन है उसमें प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है, या फिर वो रप्चर हो चुकी है जिसकी वजह से मेनियर डिजीज़ के सिम्टम्स आते हैं। रिस्क फैक्टर क्या होता है? टॉक्सिसिटी। अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं तब ऐसा होता है। हेड ट्रॉमा हो गया है कोई, ठीक है। स्मोकिंग, या फिर आप एस्पिरिन जो मेडिकेशन है उसका ओवर यूज़ कर रहे हैं तब। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे हाइपोथायराइडिज्म होता है उस कंडीशन में भी हो जाती है मेनियर डिजीज़। इमोशनल फैक्टर यानी कि आप स्ट्रेस में हैं काफ़ी तब भी डिजीज़ डेवलप होने की चांसेस होती है। एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ यानी कि ईयर के जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ब्लॉकेज है पहले से, कंजेनाइटल एनॉमली है या कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रखा है तभी ऐसे होता है। कम्स असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में क्या होता है, केयरफुल आपको हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि पेशेंट डायफोरेसिस की कंप्लेंट तो नहीं इसमें कर रहा है। उसके बाद क्या है, आपको डिसइक्विलिब्रियम तो नहीं हो रहा है पेशेंट में, या पेशेंट की कोई इम्बैलेंस की उसे फील आ रही हो, ऐसा आपको चेक करना है, ठीक है। जब एक्यूट अटैक होता है तो पेशेंट होता है उसको सीवियर वर्टिगो होता है, ठीक है। तो पेशेंट जो होता है वो कभी कभी डायफोरेक्टिक और पेल भी हो जाता है, ठीक है। जो वाइटल साइंस होते हैं वो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर आपको शो करेगा, पल्स बड़ी वो होगी पेशेंट की, रेस्पिरेशन बड़ा होगा पेशेंट का, ठीक है। फिर आप वेबर टेस्ट करते हैं ट्यूनिक फॉक से, ठीक है, ताकि ईयर जो आपकी हियरिंग सेंसेशन है पेशेंट की चेक करने के लिए। ऑक्टोस्कोपी करते हैं, ऑडियोमीट्री करते हैं, इलेक्ट्रो कॉक्लियोग्राफी करते हैं आप, ठीक है, कॉक्लिया को चेक करने के लिए। MRI CT स्कैन वगैरह करते हैं। फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, जो पेशेंट होता है क्योंकि अब उनमें अनकंट्रोलेबल वर्टिगो हो रहा है जिसकी वजह से उन्हें वॉकिंग या कोई और फंक्शन करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पेयर हो जाता है फिर, ठीक है। उसके बाद जो अफेक्टेड साइड है आपकी उसमें इयरिंग लॉस होता है। बेसिकली दोनों तरफ के कानों में ये होता है, जब भी होता है बायलेटरली ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इम्बैलेंस की वजह से इंजरी वगैरह भी होते हैं, ठीक है, ट्रॉमा टू फ्रॉम फॉल, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज़ हो जाती है। सो मेडिकल मैनेजमेंट आप क्या करते हैं, इसमें आप लो सोडियम डाइट देते हैं 2000 mg पर डे, ठीक है। उसके बाद रीअश्योरेंस पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, बेड रेस्ट प्रोवाइड करते हैं, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं पेशेंट का, ठीक है। उसके बाद एंटीहिस्टामाइन जैसे मैक्लिजीन मोस्टली ईयर इन्फेक्शंस में दी जाती है, ठीक है। ये लेब्रिंथाइटिस की कंडीशन में भी दी जाती है मैक्लिजीन। उसके बाद ट्रैंक्विलाइजर्स देते हैं आप, डायज़ेपाम सेडेटिव का वर्क करते हैं। एंटी एमेटिक्स दे सकते हैं, प्रोमेथाजीन जब पेशेंट को वॉमिटिंग नोजिया हो रहा हो, ठीक है। डायरेटिक थेरेपी दे सकते हैं ये, ठीक है। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ठीक है, पेशेंट को जो अगर फुलनेस की ज़्यादा फील आ रही है तब। ट्रीटमेंट समरी क्या होता है, एट्रोपिन देते हैं आप, ठीक है। अगर जो पेशेंट को अटैक आ रहा है उसको 20 to 30 मिनट के लिए स्टॉप करने के लिए आप एट्रोपिन दे सकते हैं।
बेड रेस्ट दे सकते हैं क्वाइट इन्वायरमेंट में, ठीक है। लेब्रिंथी सिडेटिव लाइक प्रोक्लोरोप्रेज़िन आप दे सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद इड मैन हाइड्रीनेट दे सकते हैं आप पेशेंट को, ठीक है, जो गिडीनेस पेशेंट में आती है या नोज़िया वॉमिटिंग आती है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। वैसोडाइलेटर्स दे सकते हैं, निकोटिनिक एसिड, बीटा हिस्टेमाइन, ताकि वैसोस्पाज्म कंट्रोल हो जाए पेशेंट का। उसके बाद आप ट्रैंकुलाइज़र और एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं पेशेंट की एंजाइटी रिलीज़ करने के लिए। फिर आप प्रोफाइलेक्टिक एंटीहिस्टामाइन से माइल्ड सीडेटिव दे सकते हैं, जैसे फिनोबार्बिटोन और डायज़ेपाम, ये ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। फिर स्टेरॉइड दे सकते हैं आप, जो इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं आप इसमें, अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप्स के जो आपके एंटीबायोटिक्स आते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं आप, एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन करते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन में जो पेशेंट होता है उसके ईयर के पीछे बिहाइंड द ईयर आप एक इंसिजन करते हैं और उसमें मेस्टॉइड को एक्सपोज करते हैं। फिर जब आप मेस्टॉइड को एक्सपोज करते हैं तो जो आपके एंडोलिम्फेटिक सैक वाल जो बोन है जिसके ऊपर एंडोलिम्फेटिक सैक होता है आप उसको एक्सपोज करते हैं। और जब आपको एंडोलिम्फेटिक सैक की पोजीशन प्रॉपर्ली दिखती है तो आप क्या करते हैं, सैक को ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन हो गया। सेकंड, एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन और शंटिंग। तो इसमें आप क्या करते हैं, आप इसमें शंट एक वाल्व इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। मिडिल ईयर एंड इनर ईयर परफ्यूजन चेक करते हैं आप इसमें, ठीक है। अगर परफ्यूजन है तो उसे रिमूव आउट कर देते हैं। एंट्रोटोलॉजिक कैथेटर्स आप इंसर्ट करते हैं ताकि जो वो एक्स्ट्रा फ्लूइड बिल्डअप होता है वो ड्रेन आउट हो सके। देन वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन। तो वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन में आप क्या करते हैं, जो वेस्टिबुलर नर्व होती है आप उसका रीसेक्शन करते हैं, उसे आप कट करके रिमूव कर देते हैं जो एक्स्ट्रा होता है, सो दैट कि आपका प्रेशर इनर ईयर ऑर्गन्स पे ना पड़े और वो वर्टिगो थोड़ा कंट्रोल हो जाए पेशेंट का। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में आप असेसमेंट करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं। और नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, पहला है कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। क्यों, क्योंकि पेशेंट को वॉमिटिंग और फ्लूइड लॉस हो रहा है। रिस्क फॉर इंजरी, क्यों, क्योंकि डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है, वर्टिगो हो रहा है। और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो सकता है पेशेंट, ठीक है, क्योंकि वो अल्टर्ड इनटेक ऑफ डाइट कर रहा है। उसके बाद हेल्थ स्टेटस और कन्फ्यूजन में चेंज होने की वजह से पेशेंट को एंजाइटी डेवलप हो रही है। और आपका अल्टर्ड ऑडिटरी सेंसिटिव परसेप्शन हो रहा है क्योंकि आपकी ईयर की स्टेट अल्टर हो रही है। इंटरवेंशंस आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट की सीवियरिटी और फ्रीक्वेंसी चेक करनी है अटैक की, ठीक है। उसके बाद कोई और दूसरे ईयर सिम्टम्स तो नहीं आ रहे लाइक टिनिटस या हेयर लॉस ऐसा कुछ। फिर आपको पेशेंट को प्रिवेंट करना है ऑरा से, सो दैट कि पेशेंट जो है वो अपना टाइम ले सके, मतलब एक्सेसिव साउंड पेशेंट को बहुत प्रिवेंट करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को बोलना है कि जब भी आपको ऐसा कुछ लगे सो आप एक सेफ़ प्लेस पे लेट जाइएगा, सो दैट कि फॉल के चांसेस कम हो। उसके बाद जब पेशेंट बेड पे होता है तो हम साइड ड्रिल्स पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, पिलो वगैरह प्लेस कर देते हैं ताकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए। फिर हम वाइटल साइन चेक करते हैं, पेशेंट का फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करते हैं, पेशेंट की हियरिंग एक्टिविटी मॉनिटर करते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मेडिकेशन एज़ पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को एंटी वर्टिजिनस मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं या फिर सिडेशंस प्रोवाइड करते हैं जैसे हमें प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो पेशेंट होता है उसको नॉइसेस वगैरह से और जो ब्राइट लाइट्स होती हैं उनसे अवॉइड करते हैं, सो दैट कि जो अटैक है उसके चांसेस कम हों। उसके बाद पेशेंट को हम बोलते हैं कि वो फूड नहीं लेना जिससे उन्हें एलर्जी है। उसके बाद एम्बुलेशन वगैरह अगर ज़रूरत है पेशेंट को तो आप दे सकते हैं। उसके बाद कंफर्ट मेजर्स प्रोवाइड करने हैं, सो दैट कि पेशेंट जो है वो स्ट्रेस ना हो या स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ पेशेंट की कम हो जाएँ। नाउ कम्स पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें क्या करते हैं, जो आपकी एंटीबायोटिक है, दूसरी मेडिकेशंस है, वो जो एज प्रिस्क्राइब्ड है आपको उस हिसाब से पेशेंट को देनी होती है। नोज़ ब्लोइंग आपको अवॉइड करनी होती है कुछ टाइम तक, ठीक है। फिर जो स्नीजिंग और कफिंग है वो भी आपको माउथ ओपन करके करनी होती है फ्यू वीक्स आफ्टर द सर्जरी, सो दैट कि जो सर्जरी की गई है वो स्टिचेस में प्रॉब्लम ना आए या सिस्टम जो अंदर ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रेशर ना पड़े, इसलिए, ठीक है। हैवी लिफ्टिंग, स्ट्रेनिंग या बेंडिंग जो होता है वो अवॉइड करते हैं हम आफ्टर सर्जरी, ठीक है। उसके बाद अगर माइनर सा भी डिस्कम्फर्ट पेशेंट को लग रहा है या हो रहा है तो आप उसे एनाल्जेसिक वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट कि जो पेन है वो रिड्यूस हो जाए और फिर आप सर्जन को रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, अगर कोई ब्लडी, स्लाइटली ब्लडी या सीरोसेंजीनियस ड्रेनेज अगर आता है
आफ्टर सर्जरी फ्रॉम द ईयर, तो वो नॉर्मल होता है, उसमें ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद अगर एक्सेसिव प्यूरलेंट ड्रेनेज हो रहा है तो आपको सर्जन को बताना है, ठीक है। आपको कॉटन बॉल ईयर में रखने हैं, धीरे चेंज करते रहना है, ठीक है। सो दैट कि जो एक्सटर्नल कोई भी और चीज़ है वो आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में ना आए, ना उसे ब्लॉक करें, ठीक है। उसके बाद आपको पोस्ट ऑरिकुलर सूचर लाइन जो होती है वो क्लीन करनी है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट से, और उसे अप्लाई करना है ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद सर्जन को रेगुलर एयर ट्रैवल के लिए आपको कांटेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो है ईयर में जहाँ सर्जरी हुई है वहाँ पे आपको वाटर कांटेक्ट अवॉइड करना है फॉर मिनिमम 2 वीक्स आफ्टर द सर्जरी, ठीक है। उसके बाद जो पेशेंट जो पहली जो ड्रेसिंग होती है पेशेंट की वो 3rd डे आपकी ओपन होती है, सूचर रिमूवल 10th डे होता है, मतलब पहली ड्रेसिंग 3rd डे करेंगे आप, सूचर रिमूवल 10th डे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हेडअप करेंगे 3 to 10 डेज़ में, ठीक है। अवॉइडिंग आपको इसमें अवॉइड क्या करना है, च्यूइंग नहीं करनी, स्नीजिंग नहीं करनी, कफिंग नहीं करनी, ठीक है। पानी नहीं लगना चाहिए आपका ईयर में ये 6 वीक्स तक, ठीक है। उसके बाद आपको कभी भी सर्जरी हो रखी है उसके बाद आपको ईयर में ऑयल नहीं पुट करना है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस देखना है कि फेशियल नर्व पैल्सी तो नहीं हो रही है, ठीक है, या ब्रेन एब्सेस या मेनिंजाइटिस वगैरह तो नहीं हो रहा पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद जो आपकी फ्लाइंग इन एयर यानी कि जो आप एयर ट्रैवल करते हैं वो आपको अवॉइड करनी है 2 मंथ्स के लिए, ठीक है। BIPP ड्रेसिंग यानी कि बिस्मथ एक थाइमोल पैराफिन पेस्ट आपको अप्लाई करना होता है जब आप मेस्टॉइड सर्जरी करते हैं, सो दैट आपकी रिकवरी अच्छी होती है इससे, और इन्फेक्शन जो है उसके चांसेस कम होते हैं डेवलप होने के। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक, होप यू गाइज फाइंड द वीडियो यूजफुल। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड कीप सपोर्टिंग गाइज, कीप वॉचिंग, थैंक यू।